हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ये बी फार्म थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है जिनका फिफ्थ सेम है, उसमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो है ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में है, फार्माकोलॉजी 2 में है। व्हाट इज़ एंजाइना? एंजाइना इज़ अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल। एंजाइना जो है एक चेस्ट में पेन होता है या फिर डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, जो ऑकर कब होती है? जब हम हमारे जो हार्ट के मसल्स है उनको कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तब ये होता है। यानी ये सिम्टम है, मतलब एंजाइना जो है ये सिम्टम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। द ड्रग्स यूज टू ट्रीट एंजाइना इज नोन एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अभी एंजाइना के जो है टाइप्स देखते हैं। एंजाइना के 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट, ये 3 टाइप है। स्टेबल जो होता है वह ये प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब जब भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या जब है स्ट्रेस में होते हैं, तब ये स्टेबल एंजाइना जो है वो ये ऑकर होता है। और स्टेबल एंजाइना को रिलीफ, मतलब स्टेबल एंजाइना से रिलीफ मिल सकता है हम लोगों को अगर हम रेस्ट करें या फिर एक मेडिसिन, प्रॉपर मेडिकेशंस ले, तो स्टेबल एंजाइना कम हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है स्टेबल एंजाइना से। उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो होता है ये अनप्रिडिक्टेबल है और ये रेस्ट के वक्त भी हो सकता है। स्टेबल एंजाइना जो है वो रेस्ट से कम होता है, मगर अनस्टेबल एंजाइना जो है ये रेस्ट के वक्त भी हो सकता है। और अनस्टेबल एंजाइना ये साइन है कि हम, मतलब हार्ट अटैक आ रहा है, ये साइन है। अनस्टेबल एंजाइना जो है साइन है हार्ट अटैक आ रहा है इस बात का। अभी वेरिएंट एंजाइना जो है ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है हम लोगों के हार्ट की, वो जब स्पाज्म होती है उस वक्त वेरिएंट एंजाइना ऑकर होता है। अभी की डिफरेंस क्या है स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना का? जो स्टेबल एंजाइना होता है वो प्रिडिक्टेबल है और मैनेजेबल का मतलब है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मेडिसिन्स लेने से वो कम हो सकता है, उससे रिलीफ मिल सकता है। मगर अनस्टेबल एंजाइना जो होता है ये मेडिसिन्स लेके या रेस्ट लेके कम नहीं हो सकता। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और हमको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। अभी ये डायग्राम में देखो, जो हार्ट है, हार्ट के जो आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी दिख रही है सबसे पहले। सेकेंड स्टेबल एंजाइना के ऊपर एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब प्लेग फॉर्मेशन है, ओके, मगर वहाँ पे रप्चर नहीं हुआ प्लेग, इसलिए ब्लड फ्लो जो है वो आगे जा सकता है ब्लड यहाँ से। मगर जो अनस्टेबल एंजाइना है, यहाँ पे जो प्लेग है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस से जो प्लेग फॉर्मेशन है उसका रप्चर हो जाता है, और रप्चर हो जाने की वजह से वहाँ से ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो नहीं सकता, ब्लॉक होता है। और वेरिएंट एंजाइना में हम देख सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होने की वजह से बहुत नैरो स्पेस क्रिएट हुआ है, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक नहीं हुआ, मगर कम हुआ है आगे जाने से। और इन सब में स्टेबल में और अनस्टेबल एंजाइना में प्लेग फॉर्मेशन होता है, मगर वेरिएंट में प्लेग फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंटी एंजाइनल ड्रग्स का। इसमें 5 क्लासेस है। सबसे पहले है नाइट्राइट्स। तो नाइट्राइट्स में आता है नाइट्रोग्लिसरीन GTN, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये याद रखना है। फिर दूसरे नंबर को आता है आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, और तीसरे नंबर को आता है आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट। ये 3-4 एग्जाम्पल। कोई भी क्लासिफिकेशन लिखते वक्त ये बात याद रखना कि मैक्सिमम 2 से 3 एग्जाम्पल्स भी लिख लोगे पेपर में तो बहुत ज़्यादा सही है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने से भी ऐसे कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले। एक क्लास के अंदर 3 से 4 एग्जाम्पल या 2 से 3 एग्जाम्पल इज़ ओके। ओके, दूसरे नंबर को है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में सबसे पहले तो याद रखना है एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन। डिपिन्स जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में आता है प्रोप्रानोनॉल एंड एटेनोनॉल। तो प्रोप्रानोनॉल एंड एटेनोनॉल जो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में। जो लॉल फैमिली है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है डिपिन्स, मतलब एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये याद रखने में ईजी हो जाता है। फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं निकोरैंडिल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर का निकोरैंडिल। एंड पिनासिडिल, ये भी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं। और मिसलिनियस में याद रखना है एस्पिरिन, कंपलसरी एस्पिरिन याद रखो, क्योंकि ये बहुत बार नाम
जो है हम लोगों के जहन में होता है कंटिन्यूसली, हम बहुत बार बोल भी चुके हैं, तो इजीली याद भी हो जाएगा। और दूसरे नंबर का आता है ट्राइमेटाजिडिन। एंड जो भी आपको इसमें से इजी लगे आप उसमें से याद कर सकते हैं। अभी हम लोग नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट जो है ये देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो बाकी की क्लास है ये दूसरे चैप्टर्स में लाइक एंटी एरिथमिया, देन वो इससे पहले एंटी हाइपरटेंसिव, इस सब में आ चुके हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स, मिसलिनियस। हाँ, अगर आपको इन सब मतलब इन सब क्लासेस के रिलेटेड भी मैकेनिज्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं इन सब क्लासेस का भी एक फर्दर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी नाइट्रेट्स के पास आते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, द एक्ट बाय कॉजिंग वैसोडाइलेशन। नाइट्रेट्स को ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स भी बोला जाता है, और वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो एंजाइना जो है कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, बाय वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल की जो ब्लड वेसल को डायलेट करना। ओके, डायलेट मतलब उनकी साइज इंक्रीज करना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, नाइट्रेट्स डीनाइट्रेटेड इन स्मूथ मसल सेल्स। नाइट्रेट्स का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लोएनिल साइक्लेज। ग्लोएनिल साइक्लेज जो है वो जी प्रोटीन साइक्लेज की जैसी ही होती है। तो फिर वो क्या करता है, ग्लोएनिल साइक्लेज स्टिमुलेट होने के बाद वो क्या करता है, इंक्रीज CGMP। ओके, CGMP इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मोनोसिन लाइट चेन काइनेज। डीफॉस्फोरेशन मतलब फॉस्फेट और मोनो चेन साइक्लेज का जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ रहता है, वो कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है। फिर वो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन Ca2+, मतलब कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोसोल। कैल्शियम आयन्स, देखो जितना भी हम कैल्शियम इनटेक करते हैं ओके बॉडी में, तो जितना भी कैल्शियम हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है मसल कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, वो बॉडी यूज़ करती है। और जो भी रिमेनिंग कैल्शियम है वो जाके साइटोसोल में जाके स्टोर होता है। तो डिफॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम, स्टोर्ड कैल्शियम है, उसका लेवल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होता है। और कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज़ होने की वजह से रिलैक्सेशन होता है वैस्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स के। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे कि देखो, सबसे पहले नाइट्रेट्स क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लोएनिल साइक्लेज को। तो ग्लोएनिल साइक्लेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा CGMP। और CGMP के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिफॉस्फोराइलेशन होगा। किसका फॉस्फोराइलेशन होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज का। और मायोसिन लाइट चेन काइनेज का डिफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से डिक्रीज होगा कैल्शियम टू आयंस का, कहाँ पे, साइटोसोल में। ओके, और उसके बाद रिलैक्सेशन होगा वैस्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स का। अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, ये इसमें से आप कोई भी दो चूज़ करो, या तीन लिखना है तो तीन भी लिख सकते हैं। मुझे इजी लगता है फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, क्योंकि फर्स्ट वन में और सेकेंड वन में ऑलमोस्ट सेम स्टेप है, जस्ट सेकेंड वन के दो स्टेप, स्टार्टिंग के दो स्टेप डिफरेंट है। अभी देखो, वेनोडाइलेशन और वेनोडाइलेशन और प्रीडोमिनेंट इफेक्ट। तो पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड होता है। ओके, तो जब भी पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड होगा तो जो वेनस रिटर्न्स टू हार्ट, मतलब वेन्स जो ब्लड रिटर्न करते हैं हार्ट को प्रीलोड के वक्त, वो डिक्रीज होगा। प्रीलोड का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में प्रेजेंट है उसको प्रीलोड बोलते हैं। एंड आफ्टर लोड का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एंड रिलैक्सेशन होने से पहले जो भी ब्लड प्रेजेंट है हार्ट में उसको आफ्टर लोड बोलते हैं। ओके, तो फिर सबसे पहले क्या होगा, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड ओकर होगा, वीनस रिटर्न टू द हार्ट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रीलोड डिक्रीज होगा। फिर लेफ्ट एंड राइट एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है डायस्टोल के वक्त वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्डियक वर्क भी डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम भी डिक्रीज होता है। देखो, सबसे पहले तो एक बात याद रखना है, जब भी हार्ट को फंक्शनिंग करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर कार्डियक आउटपुट ही कम होगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी जो हार्ट का होगा वो कम ही होगा।
तो अगर ऑक्सीजन डिमांड हार्ट का कम होगा, मतलब उसका वर्क, हार्ट का वर्क कम होगा, उसके बीट्स अगर स्लो होंगे, तो अरिथमिया ऑटोमेटिकली ट्रीट होगा। अभी दूसरा वाला जो है वो आर्टीरियोलर डायलेशन। आर्टीरियल डायलेशन में क्या होता है, पीवीआर जो है वो डिक्रीज़ होता है, आफ्टर लोड डिक्रीज़ होता है। आफ्टर लोड डिक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक वर्क डिक्रीज़ होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम डिक्रीज़ होगा एंड रिलीफ ऑफ एंजाइना पेन होगा। ईजी है, जस्ट 1 से 2 बार अगर आप ये वेन डायग्राम या फिर ये जो फ्लो चार्ट है ये सही से देख लोगे तो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझ आएगी। एंड लास्ट में है डायलेशन ऑफ लार्ज कोरोनरी वेसल्स एंड कोलैटरल वेसल्स, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू इस्चमिक एरिया ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू इस्चमिक एरिया। इस्चमिक एरिया मतलब ऐसा, मतलब जहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, जहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जो है हार्ट की वो कम है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लड, एक्सेसिव ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड वहाँ पे इस्चमिक एरिया में जहाँ पे एंजाइना ऑकर हो रहा है वो एरिया में, एंड ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से फिर एंजाइनल पेन डिक्रीज हो जाता है। तो ये है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ADME। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। तो एब्जॉर्प्शन देखो, नाइट्रोग्लिसरीन इज रैपिडली एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकोस मेम्ब्रेन और स्किन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होती है, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन से और स्किन से। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, नाइट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी। देखो सबसे पहले तो प्रोसेस क्या होगी, अगर कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला। एंड मेटाबॉलिज्म नाइट्रेट्स अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर एक्सेप्ट आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट। मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इनटू इनएक्टिव फॉर्म, मतलब एक्टिव फॉर्म का कन्वर्जन होगा इनएक्टिव फॉर्म में। द नाइट्रेट्स अंडरगो एक्सटेंसिवली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। नाइट्रेट्स undergo extensive first pass metabolism in liver except isosorbate mononitrate। आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता, वो सीधा बाईपास मेटाबॉलिज्म दिखाता है एंड यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। और यूरिनेशन के वक्त वो बहुत पेनफुल यूरिनेशन होती है, मतलब क्योंकि आइसोसॉर्बिट नाइट्रेट जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। ड्यू टू अल्कलाइन इन नेचर इट कॉजेस यूरिन pH डिक्रीजेस। और मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी इनएक्टिव ड्रग होता है उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो अभी एलिमिनेशन के पास आते हैं, तो मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, ईजी है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड मैंने पीपीटी इस तरह से बनाई है कि ईजिली कैप्चर हो जाए, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एक स्टेप वाइज है। अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो सबसे पहले देखो टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज इन हार्ट रेट। सेकेंड वन इज़ वीकनेस। अभी आप कॉमनली कहीं पर भी कोई भी आएगा ना ड्रग या कोई भी क्लास आएगा, एक 3-4 एडवर्स इफेक्ट्स तो याद ही कर लो, वीकनेस, फटीग, नोशिया, वॉमिटिंग, ये तो कंपलसरी लिख ही दो उसमें। एंड जो इम्पोर्टेंट वाले जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो एक दो याद रख के वो स्टार्ट में लिख दो। फिर इसमें से इम्पोर्टेंट पहले बताता हूँ। टैकीकार्डिया एक इम्पॉर्टेंट है, पैल्पिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, पोस्चरल हाइपोटेंशन एक इम्पॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन इम्पॉर्टेंट है। फ्लशिंग, वीकनेस, हेडेक ये कॉमन है, ये आप हर तरफ लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ये एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि वैसोडाइलेशन मतलब जो वेन्स है वो डायलेट बिग बड़े हो जाते हैं। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो मतलब ब्लड प्रेशर है वो कंप्लीट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ओके, ये बात याद रखो। तो यहाँ पे हम लोगों की पीपीटी एंड होती है। ऐसे ही और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए या आपको यू नो दूसरे टॉपिक्स रिलेटेड भी ऐसे पीपीटीज चाहिए होंगी, तो आप कमेंट कर दो, हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।